शहर का लेट नाइट शो खत्म हो चुका था और अंजलि, विक्रांत और मयंक एक हल्की फुल्की कॉमेडी मूवी देखकर वापस लौट रहे थे। सिनेमा हॉल से उनका घर थोड़ा दूर था और बीच में एक छोटा सा जंगल का इलाका पड़ता था। उनकी कार पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन उसे स्टार्ट करने पर कुछ गड़बड़ी आ गई थी। यार, ये पुरानी कार भी ना लास्ट मोमेंट पर हमेशा धोखा दे देती है। अब क्या करें, यहाँ कोई मैकेनिक भी इस टाइम पर नहीं मिलेगा। डैड को पता चला तो मेरी क्लास लग जाएगी। अरे चिल विक्रांत, तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो रहे हो? पापा को क्या पता चलेगा? तुम बस उन्हें बता देना कि हमें ट्रैफिक में देर हो गई और कार को हम कल सुबह रिपेयर करवा लेंगे। वैसे भी ये कूल वेदर है, पैदल चलना भी एक एडवेंचर है। हाँ, अंजलि सही कह रही है। और देखना, अगर हमने अभी डैड को कॉल किया तो वो हमें यहीं गाड़ी के पास लॉक करके छोड़ देंगे। चलो वॉक करते हैं यहाँ से घर तक। मैक्सिमम 1 घंटे का रास्ता है। रात में टॉकिंग करते हुए निकल जाएगा। तुम्हें दोनों को कोई फिक्र नहीं है। मेरी स्कूटी भी आज सर्विसिंग में है, वरना ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। तुम दोनों इजीली कह रहे हो, लेकिन जब मॉम को पता चलेगा कि मैं इतनी रात को तुम्हें लेकर पैदल घूम रहा हूं, तो फैक्ट है मैं अगले हफ्ते तक बाहर नहीं जा पाऊंगा। वे तीनों सड़क पर टहलते हुए चल दिए। आसपास की दुकानें बंद हो चुकी थी और सड़क पर शांति थी। ओहो, मॉम की टेंशन तुम क्यों बता रहे हो उन्हें? तुम तो बस गेट पर साइलेंटली एंटर कर लेना। वैसे मूवी का एंडिंग कैसा था? मुझे तो वो क्लाइमैक्स सीन बहुत कॉमिकल लगा, जब हीरो ने गलती से डॉग को किस कर लिया था। यार, वो सीन बेस्ट था। मुझे तो लगता है कि डायरेक्टर ने वो जानबूझ के हंसी लाने के लिए रखा था। अच्छा, कल का क्या प्लान है? कॉलेज जाओगे या बंक मारोगे? मुझे तो असाइनमेंट के लिए टाइम चाहिए। डेफिनेटली कॉलेज जाना है। मेरा अटेंडेंस पहले ही शॉर्ट चल रहा है और ऊपर से ये कार की टेंशन। मैं कल सुबह जल्दी उठकर मैकेनिक को कॉल करूंगा और फिर क्लास के लिए टाइम पर निकलना है। तुम दोनों भी ड्रॉप मत करना। प्रोफेसर ने कहा था कि वो सरप्राइज टेस्ट लेंगे। ओके डन, हम सब कल मिलते हैं। तुम टेंशन मत लो विक्रांत। एक काम करते हैं, तुम अभी एटीएम से थोड़ा कैश निकाल लो ताकि मैकेनिक को सुबह तुरंत पेमेंट कर सको, वरना वो लेट करेगा। वे तीनों हल्की फुल्की बातें करते हुए तेज चल रहे थे ताकि जंगल वाला इलाका जल्दी पार हो जाए। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। यार, चांद आज कितना ब्राइट है। गांव में ऐसी रातें बहुत शांत होती थीं। यहाँ तो फिर भी रोशनी है। काफी देर हो गई है, हमें थोड़ा और तेज चलना चाहिए, वरना मॉम मेरी वेट कर रही होंगी। ये लो एनर्जी के लिए। अंजलि, तुम आगे चलो, हमें ये रोड जल्दी पार करनी है। मुझे ठंड भी लग रही है और ये सूनी सड़क थोड़ी अजीब लग रही है। यार, वो प्रोफेसर सच में कितना स्ट्रिक्ट है। वो हमेशा हमें असाइनमेंट के लिए इतनी कम डेडलाइन क्यों देता है? मुझे लगता है कि मैं कल सीनियर से नोट्स मांग लूंगा ताकि जल्दी कवर कर सकूं। हाँ, वो थोड़े अजीब है। चलो, हम कल मॉर्निंग में लाइब्रेरी में मिलकर थोड़ा काम कर लेंगे। हम टीम वर्क करेंगे तो आसान हो जाएगा। विक्रांत, तुम इतने शांत क्यों हो गए? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। विक्रांत अभी जवाब देने वाला ही था कि तभी पीछे से एक तेज हॉर्न की आवाज आई। एक तेज रफ्तार ट्रक जो असंतुलित लग रहा था, झूमता हुआ उनकी तरफ तेजी से आया। भागो, साइड हो जाओ, ये ट्रक हमारे ऊपर आ रहा है। इससे पहले कि वे पूरी तरह सड़क से हट पाते, अनियंत्रित ट्रक का साइड हिस्सा जोर से उनसे टकराया। एक जोरदार आवाज हुई। तीनों सड़क के किनारे दूर जा गिरे। ट्रक वाला बिना रुके तेजी से भाग गया। मेरे घुटने पर चोट लगी है। मयंक, विक्रांत, तुम ठीक हो? अंजलि ने देखा कि मयंक भी संभल कर उठ रहा था, लेकिन विक्रांत बेहोश था और उसके सिर से खून बह रहा था। हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी खरोच आई है। ओह माय गॉड, विक्रांत, वो जवाब नहीं दे रहा। विक्रांत, आंखें खोलो। अंजलि और मयंक तुरंत विक्रांत की तरफ भागे। मयंक ने हिम्मत करके विक्रांत को हिलाया, लेकिन वो बेहोश था। मेरा फोन कहाँ है? जल्दी, हमें एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। अंजलि, तुम उसका सिर संभालो। यार, यहाँ नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं आ रहा, क्या करें? अंजलि, तुम्हारा फोन कहाँ है? जल्दी। मेरा लो। मयंक ने तीसरी बार कॉल ट्राई किया। किस्मत से इस बार कॉल लग गया। हेलो, एम्बुलेंस चाहिए, अर्जेंट। हम सिटी से बाहर जंगल के पास वाली मेन रोड पर है। एक ट्रक ने हिट कर दिया है। एक दोस्त बेहोश है, प्लीज जल्दी आइए। कॉल कटने के बाद मयंक और अंजलि घायल विक्रांत के पास शांत होकर बैठ गए। उन्हें अब बस एम्बुलेंस के आने का इंतजार था। वे दोनों डरे हुए थे और रात का अंधेरा और सन्नाटा भारी लग रहा था।
करीब 15 मिनट बाद दूर से एम्बुलेंस की तेज सायरन की आवाज सुनाई दी। हाँ, एम्बुलेंस आ रही है। थैंक गॉड, हमने समय पर कॉल कर लिया था। अंजलि, तुम हिम्मत रखो, अब सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस उनके पास रुकी। मेडिकल स्टाफ ने तेजी से विक्रांत को स्ट्रेचर पर लिटाया और फर्स्ट एड देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि पास ही के हाईवे पर एक छोटा सरकारी अस्पताल है, वे वहीं जा रहे हैं क्योंकि शहर के बड़े अस्पताल तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। हमें विक्रांत के साथ चलना होगा। मयंक, तुम फ्रंट सीट पर बैठो, मैं विक्रांत के पास पीछे बैठती हूँ। एम्बुलेंस तेज रफ्तार से चल पड़ी। अंजलि पीछे बैठी विक्रांत के बेहोश चेहरे को देखती रही, जिसके सिर से अब भी खून बह रहा था। लगभग 20 मिनट के सफर के बाद एम्बुलेंस एक वीरान जगह पर स्थित पुराने और छोटे से सरकारी अस्पताल के बाहर रुकी। ये जगह, ये अस्पताल तो शहर से बहुत दूर लग रहा है, और यहाँ इतनी शांति क्यों है? क्या ये प्राइवेट अस्पताल है या गवर्नमेंट का? चोट गहरी है, हमें तुरंत टांके लगाने होंगे और इंटरनल ब्लीडिंग चेक करनी होगी। तुम दोनों बाहर वेट करो, और हाँ, पेरेंट्स को जल्द से जल्द यहां बुलाओ। डॉक्टर के अंदर जाते ही अंजलि और मयंक एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। अस्पताल का माहौल बहुत अजीब था, कम रोशनी थी और गलियारों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मयंक, हमें जल्दी से आंटी को कॉल करना होगा, वो बहुत परेशान होंगी। मुझे विक्रांत की चिंता हो रही है। क्या तुम कॉल कर रहे हो? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। यार, ये क्या हो रहा है? यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहा, नेटवर्क बिल्कुल गायब है। मेरे फोन पर भी वही प्रॉब्लम है। ये अस्पताल कहाँ बना है, शहर से इतना दूर? हमें क्या करना चाहिए? हमें घर पर बताना बहुत जरूरी है, खासकर विक्रांत की माँ को। वे दोनों परेशान होकर गहरी चुप्पी में बैठ गए। अस्पताल के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय घड़ी की टिक टिक और उनके दिलों की धड़कनों के। आज सब कुछ गलत हो रहा है। पहले कार खराब हुई, फिर एक्सीडेंट, और अब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारा किस्मत ही खराब है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। ये जगह कितनी अजीब है, गलियारों में कोई नर्स या अटेंडेंट भी दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ पेशेंट्स ही हैं। मुझे डर लग रहा है अंजलि। सच कहूं तो विक्रांत ठीक हो जाएगा, मुझे इसका विश्वास है, लेकिन मुझे इस अस्पताल के सन्नाटे से डर लग रहा है। क्या हमें बाहर जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए? नहीं मयंक, हम विक्रांत को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर हम बाहर निकले और नेटवर्क तब भी नहीं आया तो क्या होगा? शांत रहो, चलो इंतजार करते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी बाहर आएंगे। तुम्हें याद है अंजलि, विक्रांत कितना मजाक करता था कि वो डॉक्टर बनेगा और हम सबका इलाज फ्री में करेगा। वो हमेशा लाइफ को एंजॉय करता था, और आज उसके साथ इतना बुरा हुआ। हाँ, मुझे याद है, वो सबसे अच्छा दोस्त है। हम दोनों को पॉजिटिव रहना होगा मयंक। अगर वो होश में आया और हमें घबराया हुआ देखा तो वो परेशान हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, हमें हिम्मत रखनी होगी। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारे पैर में ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो? हाँ, मेरे घुटने पर खरोंच आई है, बस दर्द हो रहा है, पर ये विक्रांत की चोट के सामने कुछ भी नहीं है। काश हम उस कॉमेडी मूवी के बाद सीधे घर गए होते। काश वो पुरानी कार स्टार्ट हो गई होती। मुझे अंदर से बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। गिल्ट मत महसूस करो मयंक, ये किसी की गलती नहीं है। ये सिर्फ एक बुरा एक्सीडेंट था। अब हमें आगे का सोचना है। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो शायद हमें रिसेप्शन पर जाकर लैंडलाइन की मदद लेनी चाहिए। अंजलि और मयंक अभी भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर बरामदे में बैठे थे जब उनकी नजर रिसेप्शन की तरफ थी। तभी कुछ देर बाद वही बुजुर्ग डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर अब चिंता के बजाय राहत का भाव था। डॉक्टर, विक्रांत कैसा है? क्या वो ठीक है? चोट ज्यादा गंभीर तो नहीं है? क्या हमें उसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, वो अब ठीक है। हमने सिर की चोट को स्टिच कर दिया है और इंटरनल ब्लीडिंग का कोई खतरा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो होश में आ गया है और उसने बात भी की है। वो काफी मजबूत लड़का है। ओह, थैंक गॉड। क्या हम उससे मिल सकते हैं? क्या वो खतरे से बाहर है? हाँ, वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन मिलने के लिए आपको सुबह तक इंतजार करना होगा। उसे आराम की सख्त जरूरत है। हमने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो पूरी रात शांति से सो सके और उसकी रिकवरी तेजी से हो। डॉक्टर की बातों से दोनों को बहुत राहत मिली, लेकिन उन्हें अभी भी अस्पताल के सुनसान माहौल और फोन नेटवर्क की समस्या की चिंता थी। डॉक्टर, हम बहुत परेशान थे। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमें विक्रांत के घर पर कॉल करना है। उसकी माँ बहुत फिक्र कर रही होंगी। क्या यहाँ कोई लैंडलाइन है जिसका हम इस्तेमाल कर सकें? हाँ,
नेटवर्क की समस्या यहाँ हमेशा रहती है। ये आउटस्कर्ट का इलाका है। तुम लोग परेशान मत हो, रात भर के लिए तुम लोग यहीं रुक सकते हो। ये अस्पताल रात भर खुला रहता है और यहाँ और भी पेशेंट्स हैं। भले ही तुम्हें दिख नहीं रहे हो, वे ऊपर के वार्ड्स में हैं। तुम दोनों इमरजेंसी के बाहर वेटिंग एरिया में आराम से सो सकते हो। यहाँ कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर की आश्वस्त करने वाली बातों से मयंक और अंजलि को थोड़ा सुकून मिला। उन्हें लगा कि डॉक्टर जानबूझकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। हम सुबह से भाग रहे हैं। क्या यहाँ कैंटीन खुली होगी या हमें बाहर जाना पड़ेगा? इस समय कैंटीन बंद है और तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने बहुत बड़ा स्ट्रेस झेला है। रुको, मेरे पास कुछ है। डॉक्टर ने वापस इमरजेंसी के कमरे में जाकर एक ट्रे उठाई जिस पर 2 मग और कुछ बिस्किट्स रखे थे। वो ट्रे लेकर उन दोनों के पास आए। ये लो, ये हर्बल टी है और एनर्जी के लिए थोड़े बिस्किट्स हैं। ये टी तुम्हें शांत करेगी और तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी, ताकि तुम सुबह जल्दी उठकर घर वालों को इन्फॉर्म कर सको। इसे पी लो और आराम से बैठो। मैं दूसरे पेशेंट्स को देखने जा रहा हूं। अंजलि और मयंक ने खुशी और कृतज्ञता से वो ट्रे ले ली। उन्हें सचमुच बहुत भूख लगी थी और गर्म चाय देखकर उन्हें अच्छा लगा। डॉक्टर वहां से धीरे धीरे अंधेरे गलियारे में ऊपर की तरफ चले गए। थैंक गॉड, डॉक्टर बहुत काइंड है। इस सूनी जगह पर गर्म चाय मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। चलो जल्दी से पीते हैं और फिर आराम करते हैं। हाँ सचमुच, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। अब विक्रांत ठीक है तो सारा डर खत्म हो गया। वे दोनों थकान और भूख के कारण बिना कोई सवाल किए चाय और बिस्किट्स जल्दी जल्दी खाने लगे। चाय अजीब सी मीठी और तेज स्वाद की थी। मयंक चाय का अंतिम घूंट ले ही रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखें भारी होने लगी और वो झटके से पीछे बेंच पर लुढ़क गया। अंजलि, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये चाय। अंजलि ने हड़बड़ी में मयंक को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे भी तेज नींद का झटका लगा। वो चाय के मग को पकड़े हुए मयंक के पास नीचे गिर गई। इमरजेंसी वार्ड के बाहर घायल विक्रांत के 2 दोस्त बेहोशी की हालत में पड़े थे। वहां गहरा सन्नाटा छा गया। अंजलि और मयंक को जब होश आया तो उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने आंखें खोली। वे दोनों हैरान रह गए। वे अब इमरजेंसी वार्ड के बाहर बरामदे में नहीं थे, बल्कि एक बड़े ठंडे और गंदे हॉल में थे। वे जमीन पर बैठे थे और उनके हाथ और पैर मोटी रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। उनके चारों ओर जमीन पर चौक से एक बड़ा अजीब सा गोलाकार घेरा बना हुआ था, जिसके ठीक बीच में वे दोनों थे। अंजलि, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? हमारे हाथ और पैर क्यों बंधे हुए हैं? क्या हमें किसी ने किडनैप कर लिया है? ये वही अस्पताल है मयंक, लेकिन ये हॉल अलग है। मुझे तेज बदबू आ रही है। ये चाय, डॉक्टर ने हमें चाय में कुछ मिलाकर दिया था। जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया, हॉल में चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कमरे के अंधेरे कोनों से धीरे धीरे कुछ आकृतियां निकलकर उनके पास आकर खड़ी होने लगीं। ये आकृतियां थीं कमजोर और पतले इंसान, जिनमें से कुछ के शरीर पर पट्टी लगी थी, कुछ के चेहरे पर सूखे खून के धब्बे थे। वे सब खामोश थे और उन्हें घूर रहे थे। कौन हो तुम सब? हमें छोड़ दो। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया है? तुम लोग पेशेंट्स हो या कुछ और? तुम सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें जाने दो। तुमने विक्रांत के साथ क्या किया है? क्या वो ठीक है? तुम लोग इंसान हो या कुछ और? हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। वे बंधे हुए चीख रहे थे, लेकिन आसपास खड़े पेशेंट रूपी आकृतियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस शांत खड़े थे। उनकी आंखें अजीब सी पीली और खाली थीं। तभी अंधेरे गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। वो बुजुर्ग डॉक्टर था जिसने उन्हें चाय दी थी। वो धीरे धीरे उनके घेरे के पास आया और ठहर गया। शांत हो जाओ बच्चों, चीखने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम लोग जाग गए हो, ये अच्छा हुआ। डॉक्टर का चेहरा घूर कर देखते ही मयंक और अंजलि दोनों डर और हैरानी से दहल गए। डॉक्टर का पूरा शरीर पारदर्शी हो रहा था। तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन हो? भागो अंजलि, ये सब आत्माएं हैं। ये भूत है। ये अस्पताल नहीं, कोई भयानक जेल है। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटे, हम सब आत्माएं हैं। मैं डॉक्टर नरेश हूं और ये सब मेरे पेशेंट्स हैं। हम सब कई साल पहले इसी अस्पताल में मर गए थे, जब एक भीषण आग लगी थी।
लेकिन हमारी आत्माएं यहां फंस गई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अंजलि और मयंक डर से बेजान हो गए। उनके आसपास खड़े पेशेंट रूपी आत्माएं अब अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। लेकिन विक्रांत कहाँ है? तुमने उसे क्यों बेहोश किया? तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो? विक्रांत भी यही है। तुम दोनों को एक जरूरी कारण से यहां लाया गया है। तुम सब हमारी मुक्ति का रास्ता हो। डॉक्टर नरेश ने गोले की तरफ इशारा किया जिसके बीच में वे बंधे थे। ये घेरा हमारा बंधन है और तुम लोग हमारे बंधन को तोड़ने की ताकत रखते हो। तुम लोग हमारे लिए ताजा एनर्जी लेकर आए हो। अंजलि और मयंक रस्सियों में बंधे हुए डॉक्टर रूपी आत्मा को घूर रहे थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, मुक्ति का रास्ता। मुक्ति? किस चीज की मुक्ति? तुम हमें क्यों फंसा रहे हो? हमें जाने दो। तुम चाहते क्या हो? और विक्रांत वो कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? तुमने कहा था वो ठीक है। डॉक्टर नरेश का पारदर्शी शरीर और भी अंधेरा होने लगा। उनकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। विक्रांत? हाँ, विक्रांत वो भी यही है और वो कभी ठीक नहीं था। जब तुम लोग एम्बुलेंस में उसे यहां लाए थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून बहुत बह चुका था। मैंने उसका इलाज नहीं किया। मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर की बात सुनकर अंजलि और मयंक के होश उड़ गए। विक्रांत मर चुका था। उन्हें जो राहत मिली थी वो एक भयानक झूठ था। झूठ? तुम झूठ बोल रहे हो। विक्रांत मरा नहीं है, तुमने उसे मारा है। लेकिन क्यों? हमें क्यों फंसाया है? हमें बताओ, ये सब क्यों कर रहे हो? हमारा क्या कसूर है? डॉक्टर नरेश ने एक लंबी दर्दनाक सांस ली। हॉल की हवा और भी ठंडी हो गई और आसपास खड़ी आत्माएं अब जोर जोर से सिसकने लगीं। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम उनकी संतानें हो, उन 3 राक्षसों की जिन्होंने हमारी जिंदगियां तबाह की। विक्रांत के पिता डॉक्टर प्रकाश और तुम दोनों के पिता बिजनेसमैन रमेश और सुरेश। डॉक्टर के खुलासे से अंजलि और मयंक को गहरा सदमा लगा। उनके पिता का नाम यहां क्यों लिया जा रहा था? मेरे पिता तो बिजनेसमैन है। उनका इस अस्पताल से क्या लेना देना है? मेरे पिता भी, वो तो एक साधारण बिजनेसमैन है। तुम क्या कह रहे हो? यह अस्पताल कभी गरीबों का सहारा था। मैं यहां का सीनियर डॉक्टर था, लेकिन प्रकाश, विक्रांत के पिता ने अपने लालच में आकर इस पवित्र जगह को नर्क बना दिया। वो मरीजों के अंगों को चोरी करके बेचता था। हाँ, सही सुना तुमने, किडनी, लिवर, सब कुछ। और तुम्हारे पिता रमेश और सुरेश, वे विक्रेता थे। वे उन अंगों को अंतर्राष्ट्रीय काले बाजार में बेचते थे। वे तीनों गिद्ध थे। डॉक्टर की बातें सुनकर अंजलि और मयंक के रोंगटे खड़े हो गए। ये वो सच्चाई थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिता वो ऐसे नहीं है। तुम दोनों अंधे हो बच्चों। तुम्हारे पिता सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब मुझे इस गंदी करतूत का पता चला तो मैंने आवाज उठाई। मैं पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन तीनों ने मिलकर इस अस्पताल में आग लगा दी। डॉक्टर नरेश की आंखों में आग जल रही थी। आसपास की आत्माएं अब तेज आवाज में चीखने और सिसकने लगी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये एक दुर्घटना थी, एक शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये जानबूझकर किया गया था। मैं और मेरे ये सभी मरीज, हम सब उस आग में जिंदा जल गए। हमारी आत्माएं तब से यहां फंसी हुई हैं क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला, हमें मुक्ति नहीं मिली। और अब तुम लोग यहां हो। विक्रांत, वो भी एक दुर्घटना का शिकार था जिसने हमें तुम्हारे पास लाने का मौका दिया। उसका खून इतना बहा कि उसकी आत्मा पहले ही भटकने लगी थी। अब वो भी यही है। तुम दोनों की ताजी ऊर्जा तुम तीनों के पिता के पापों का बदला लेने में हमारी मदद करेगी। तुम्हारी आत्माएं हमारे साथ मिलकर उन 3 राक्षसों को ढूंढेंगी और उन्हें नर्क भेजेंगी। मयंक और अंजलि ने अब अपनी मौत को साफ देखा। वे समझ गए कि वे इस भयानक जाल में फंस चुके हैं। नहीं, हमें छोड़ दो। हम उनके पापों की सजा क्यों भुगतें? हमने कुछ नहीं किया है। हमें जाने दो, हमें मरना नहीं है, हमें छोड़ दो। दोनों ने पूरी जान लगाकर अपनी रस्सियां खींचनी शुरू की। उनके हाथों में चोट लगने लगी, लेकिन आत्माओं की पकड़ मजबूत थी। आसपास खड़ी आत्माएं अब उनके और करीब आने लगी। उनकी ठंडी सांसें अंजलि और मयंक के चेहरों से टकरा रही थीं। व्यर्थ की कोशिश मत करो बच्चों, ये नियति है, ये बदला है। तुम तीनों की आत्माएं अब हमारी मुक्ति का मार्ग बनेंगी। डॉक्टर नरेश ने अपना हाथ उठाकर चौक के घेरे पर रखा।
जैसे ही उनका हाथ जमीन को छुआ, घेरे से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और अंजलि और मयंक के शरीरों में समा गई। उन्हें एक तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे उनके शरीर से उनकी आत्मा खींची जा रही हो। उनकी आंखें पलट गईं और उनके शरीर बेजान होकर ढीले पड़ गए। अब उनकी सांसें रुक चुकी थीं। उनकी आत्माएं उनके शरीरों से बाहर निकलकर डॉक्टर नरेश और अन्य आत्माओं के साथ खड़ी हो गईं। हॉल में अब 3 और नई आत्माएं थीं, विक्रांत, अंजलि और मयंक की। डॉक्टर नरेश ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे उन्हें सालों बाद थोड़ी शांति मिली हो। सभी आत्माएं अब थोड़ी और शक्तिशाली दिख रही थीं। उन्होंने एक साथ हवेली के अंधेरे गलियारे में प्रवेश किया, अपने बदले की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए उन 3 जिंदा राक्षसों की तलाश में जिन्होंने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे आगे और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। मेरा टारगेट है इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना और इसमें आपकी मदद बहुत जरूरी है।